नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ हामिद सिंह। तो खास खबर में आज हम दिन भर की जो खास खबरें हैं उस पर नजर डालेंगे और बताएंगे क्या कुछ दिन भर खास रहा आज। तो खास खबर में हम पंचायत चुनाव के औपचारिक ऐलान की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि नवादा में किस तरीके से वैक्सीन लेने के दौरान काफी हंगामा हो गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि वहां काफी भीड़ बढ़ गई थी। इसके अलावा हमारी नजर होगी अन्य खबरों पर भी। तो खास खबर में पंचायत चुनाव का जो ऐलान हुआ है इसको किस तरीके से कराया जाएगा, 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो चलिए पंचायत चुनाव और अन्य खबरों से जुड़ी सिलसिला शुरू करते हैं खास खबर का। तो पंचायत चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। पहले चरण की अधिसूचना भी जारी हो गई है। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले फेज में चुनाव कराया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज ये जानकारी दी गई है और आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान हो गया है पंचायत चुनाव का। और लगातार जो कोरोना काल रहा उसको लेकर ये देरी भी हुई और उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे उसके अनुसार ये चीजें निकलकर सामने आई है। और अब जो जानकारी मिल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया है कि 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। 10 जिलों की 12 प्रखंडों में इस दिन मतदान कराए जाएंगे। तो औपचारिक रूप से ऐलान पंचायत चुनाव का हो गया है। पेयर्ड ईवीएम जो है बेल या ईसीआईएल के जो बीयूसीयू की जो पेयर्ड होती है वो करीब 1.87 लाख मिली। तो 4 पदों को करने के लिए हमें करीब 1.74 लाख की आवश्यकता है बीयू की और 1.63 लाख सीयू की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि आपको ये भी जरूरी था कि आप 5% ट्रेनिंग के लिए रिजर्व रखें, 15% एक्स्ट्रा रिजर्व रखें। एफएलसी के दौरान जो कमियां हो सकती है उसके कारण आपको 15% रिजर्व रखना था। तो इन सारों को करते हुए हम लोगों ने अल्टीमेटली 4 पदों पे इसीलिए करने का निर्णय लिया गया, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है जो प्रभावित करता है। और बाकी में जो नहीं है उनको प्राथमिकता से पहले चरण में लिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर एक जिले में 10 चरण में चुनाव हो रहे हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक ये सारे वैसे प्रखंड हैं जहाँ पे कि चुनाव की जहाँ पे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं है। तो अगर उस तरह से देखें तो पंचम चरण हमारा 24-10 अक्टूबर एंड में पहुँच जाता है। तो बाढ़ग्रस्त जो मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त प्रखंड हैं उनमें षष्ठम चरण के बाद मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में जाकर के ही निर्वाचन होगा, जिससे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी। उसका कोई हम लोग के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो हम लोगों ने आपको सबों को पता है कि ईवीएम का हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है। ईवीएम का मात्र कारण ये है कि आप सबों को पता है कि निर्वाचन में जब तक आप ईवीएम नहीं लगाएंगे आज के दौर में, जहाँ पे जितनी, तो उसकी शुद्धता या उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अगर ईवीएम करें तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है, मतदान केंद्रों पे जो समस्या होती है, जिससे आप सब अवगत हैं कि काफ़ी बार बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, साइलेंट बूथ कैप्चरिंग हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ईवीएम का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त जुड़े हैं, हम उनके पास चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। मरगूब, औपचारिक रूप से ऐलान हो गया पंचायत चुनाव का और इस वक्त बाढ़ की स्थिति बिहार में है, इसको देखते हुए घोषणाएं भी की गई है। क्या कुछ स्ट्रेटजी बताई गई आज? देखिए, घोषणा हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे था। दीपक प्रसाद जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर शुरू हुआ, लेकिन पूरी विस्तृत जानकारी दी गई। पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई। आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। जिन जिलों में पहले चरण में चुनाव है, जैसे आपको रोहतास है, नवादा है, जहानाबाद है, उन जिलों में पूरे जिले में आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब आप चुनाव आचार संहिता की बात करेंगे तो रूरल इलाके में कोई भी पंचायत का नया काम नहीं होगा। पंचायत प्रतिनिधि कोई भी नया काम नहीं कर पाएंगे। जो पुराना काम चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी।
वो काम अनवरत चलेंगे। लेकिन पंचायत के लोग जो वर्तमान में हैं वो किसी भी तरह से आप किसी भी सरकारी योजना में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस बार भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंट्रल फोर्सेस से चुनाव नहीं कराए जाएंगे, यह स्पष्ट कर दिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। यह सवाल कशिश नहीं पूछा था कि क्या जो खबरें आ रही हैं कि इस बार आप केंद्रीय रिजर्व बल से चुनाव कराएंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पूरे खबर को निराधार बताया और कहा कि इस बार भी चुनाव बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड के जवान और बीएमपी के जवानों के द्वारा कराया जाएगा, यह स्पष्ट हो गया। दूसरा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा किसी भी हालत में। तीसरा, ईवीएम जो आ रहा है तो ईवीएम में अलग अलग किया गया है। कुछ जो पद हैं उस पद पे बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और कुछ पद पे ईवीएम से चुनाव होंगे। अब ईवीएम को लेकर के ये पूरी बात कही गई कि जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो पैरेलल सिस्टम होता है, पैरेलल सिस्टम का मतलब ये मेरा कहना था आपको अमित जी कि अगर किसी भी बूथ पे ईवीएम खराब है तो उसके लिए उस इलाके में एक कंट्रोल रूम बनता है, वहां से तुरंत ईवीएम भेजा जाता है। वही सिस्टम इस बार भी रहेगा। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के तर्ज पे जो ईवीएम का सिस्टम था वो वही रहेगा। इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज जो की जा रही है वो ये है माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो ऑब्जर्वर का क्या काम होता है अमित जी, आपको ये पता है? हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, हर बूथ पे वीडियोग्राफी होगी, सीसीटीवी से लैस होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार जो चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो इंतजामात किए हैं उनका कहना है कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे वेबसाइट पर आवे, आप सोशल मीडिया पर जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मरगूब, एक लगातार पहले भी खबरें आ रही थी कि इस बार जो पंचायत चुनाव कराए जाएंगे बायोमेट्रिक सिस्टम का भी वहां इस्तेमाल होगा बूथ पर, ताकि बोगस वोटिंग को रोका जा सके। इसको लेकर क्या कुछ राज्य निर्वाचन आयोग से आज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, बिल्कुल उनका कहना था कि सिस्टम है, हम लोगों ने सिस्टम यूटिलाइज किया है और करेंगे, लेकिन बहुत हद तक स्पष्ट इन्होंने इस पर कोई बहुत बात नहीं की विस्तार से, क्योंकि हर चीज पर उन्होंने विस्तार से बात की। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, दो तीन महत्वपूर्ण जानकारी हम अमित जी आपको अपने दर्शकों को दें कि शिक्षक नियुक्ति जो चल रहा है, पत्रकारों ने पूछा कि शिक्षक नियुक्ति में पंचायत प्रतिनिधियों का सीधा हस्तक्षेप है। अब बताइए, इस पर राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक फैसला ही नहीं ले चुका है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या करेगा। कभी वो उन्होंने दो चीज कर रखी, पहला उन्होंने कहा कि हम विभाग से संपर्क करेंगे तब आपको बता पाएंगे, दूसरा कहा कि जहां भी निर्वाचन पंचायत प्रतिनिधियों का हस्तक्षेप है वो काम नहीं होगा। अब सवाल है कि शिक्षक नियुक्ति को आप देखेंगे हर जगह पंचायत प्रतिनिधि का ही हस्तक्षेप है, चूंकि नियोजन इकाई में पंचायत प्रतिनिधि हैं, परामर्श समिति अभी काम कर रही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अभी भी स्पष्ट तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है, सबसे अंतिम चरण में चुनाव होंगे। इसका मतलब है 15 नवंबर के बाद बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में चुनाव होंगे। ये चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया अमित जी। तो जहां जहां बाढ़ नहीं है, पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, चौथे फेज, पांचवें फेज में चुनाव हो गए। 6 फेज के बाद उन इलाकों में चुनाव हो गए जहां बाढ़ का पानी निकल गया हो, हालात समान हो गया हो, आने जाने का प्रॉब्लम नहीं हो, कह सकते हैं कि आवागमन की जो सुविधा वो बहाल हो गई हो। तो फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने आज बहुत स्पष्ट तरीके से सब कुछ बातें कही हैं, जागरूकता भी चलाया जा रहा है। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई उस पर अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। हमारे संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त जुड़े थे, बता रहे थे कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तमाम जानकारियां दी गई और कुछ जो पहलू है उस पर और भी चीजें स्पष्ट होनी बाकी है। फिलहाल पहले चरण के जो चुनाव है उसको लेकर जानकारी दी गई है और अधिसूचना पंचायत चुनाव को लेकर जारी कर दी गई है। और चलिए, हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे जनता दरबार की। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जनता दरबार चला ही रहे, इसके अलावा अलग अलग जनता दरबार भी लग रहा है। अब
हम के मंत्री भी जनता दरबार लगाने की बात कर रहे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर यह जनता दरबार लगाया जाएगा। हर मंगलवार को लोगों की समस्याएं सुनेंगे, फरियाद सुनी जाएगी। मंत्री संतोष मांझी लगाएंगे जनता दरबार। बिहार सरकार में SC/ST कल्याण और लघु संसाधन मंत्री हैं संतोष मांझी, तो हम की ओर से भी जनता दरबार लगाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी जी के निर्देश पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तय किया है कि पार्टी के मंत्री और विधायक हर मंगलवार को जीतन राम मांझी जी के आवास पर जनता से मिलेंगे, बिहार की जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसके ऊपर में दिशा निर्देश लेकर के उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। और सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाद उनकी पार्टी के मंत्री भी अब कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुनेंगे। जेडीयू कार्यालय के जनता दरबार में खाद्य और उपभोक्ता मंत्री लेसू सिंह ने आम लोगों के आवेदन लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहीं कशिश न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी पहल है, जनता से जुड़कर उनकी समस्या को सुनी जा रही है। मंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार के बाद अब जेडीयू के मंत्री भी पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगा रहे हैं और तमाम लोगों से उनकी फरियाद सुन रहे हैं। अमूमन तमाम जो ये लोग हैं, ये लोग फरियादी हैं और अपनी अपनी फरियाद लेकर मंत्री के पास पहुंची हैं। जो मंत्री हैं लेसू सिंह जी, खाद्य उपभोक्ता जो है वो मंत्री हैं। और वैसी स्थिति में सभी लोगों की समस्याएं हैं, कैसे समस्याएं सुन देखिए, तमाम लोग जो हैं अब रिटर्न में अपनी अपनी समस्या को लेके आए हैं और अपनी समस्या को बता भी रही है। मंत्री फौरन जो है तमाम संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात कर कर समस्या का समाधान भी करा रही है। मैडम, पहली बार जनता दरबार लग रहा है, खासतौर पे आप लोगों का, और पार्टी कार्यालय में लग रहा है, कितना अलग है, किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए, हमारे पार्टी के द्वारा और नेतृत्व के द्वारा इसी तरह के अलग पहल की हमेशा से कार्य करते रहे हैं, उसी का ये एक कड़ी है। बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता के दरबार में कार्यक्रम लगाते हैं हर एक सोमवार को, वहाँ भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। लेकिन पहले भी हमारे पार्टी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई थी, फिर से इसकी शुरुआत की गई है। जो हमारे पार्टी के साथी हैं, जो जन समस्याओं से जूझते हैं, सामाजिक काम में हमेशा लगे रहते हैं, पार्टी के काम में लगे रहते हैं, बहुत तरह की परिस्थितियां उनके सामने आती है, तो उस बात को लेकर यहाँ तक बात रखने के लिए, समस्या के समाधान कराने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम। मैडम, आपको लगता नहीं है कि जमीनी स्तर पर अभी भी एक काम बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये तमाम फरियादी आप लोग के पास आ रहे हैं? कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की मनमानी है, निचले स्तर पर BDO हो, CO हो, या तमाम जो अधिकारी है जिनको काम करना है वो लोग काम नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आप लोग के पास तमाम समस्याएं आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, हर स्तर पर काम होता है, लेकिन जो यहाँ के स्तर पर कोई काम ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लेना होता है, उस काम को लेकर लोग आते हैं यहाँ, जो जिला में नहीं हो सकता है वहाँ भी लोग सुनते हैं। यहाँ भी जो लेके आते हैं निर्देशित किया जाता है कि आप सुनिए, ताकि कोई भी लोग, चाहे आम जनता हो या हमारे पार्टी के साथी हो, कोई भी जो काम जनता की काम चाहते हैं, कि जनता की भलाई हो, जनता का काम हो, वो वंचित नहीं रहे काम से। ये उद्देश्य है हमारी पार्टी का, नेतृत्व का। क्या लग रहा है मंत्री जी अब सीधे मिल रही है आप लोग? बहुत आशा है, और सरकार जो है कि नहीं, गरीबों को राहत बहुत देती है, लेकिन हमारे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए कि अधिकारी लोग, चूँकि हम छपरा से आए, मामूली एक राशन कार्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप दीजिएगा भी तभी खाएंगे, नहीं दीजिएगा तभी खाएंगे, और वो भी बेचारे रिक्शा चालक है। तो इस तरह की बात है, और हमको भी दुख है कि छोटी मोटी चीज़ को मंत्री जी के समक्ष रखें। अच्छा लग रहा है कि मंत्री जी सुन रही है? हाँ, क्योंकि आज ही जो कि मंत्री जी को हम अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो जनता दरबार में आए हैं, और कोविड काल में जिस तरह से तमाम लोगों से एक तरह से कहा कि इंटरेक्ट जो है वो सरकार का कहीं कहीं उसमें गैप हो गया था, और उसी गैप को भरने के लिए ये जनता दरबार का आयोजन किया गया, ताकि जो मंत्री हैं वो लोग सीधे जनता से जुड़ सकें और जनता की समस्याओं को दूर कर सकें। कैमरामैन आशीष के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।
तो जनता दरबार लगाने का सिलसिला लगातार चल रहा है और अब हम की ओर से भी लगाया जा रहा है। जनता दरबार लगाया जाएगा। जेडीयू के मंत्री भी जनता दरबार लगा रहे हैं। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम चला ही रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा ही रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, का देखा जाए जो जनता दरबार का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगा रहे हैं और एक के बाद एक बीजेपी, फिर जेडीयू के मंत्री और अब हम की ओर से भी ये ऐलान किया गया कि जनता दरबार लगाएंगे। तो कितना फायदा जनता को इन दरबारों से होगा फिलहाल? देखिए अमित, मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम जब से शुरू हुआ और पिछले कार्यकाल में आप कह लीजिए तो बीजेपी का भी सहयोग कार्यक्रम चलता रहा है। और कोरोना काल में मुख्यमंत्री का जनता दरबार तो बंद था ही, चूंकि जब नया कानून आ गया तो वैसी परिस्थिति में अब जन अदालत या यूं कह लीजिए कि आम लोगों की जो सुनवाई थी वो अधिकारियों के जिम्मे चली गई थी। तो वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी बंद हो गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू हुआ है तो बीजेपी ने भी अपना सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है और इसके तहत बीजेपी के जो मंत्री हैं वो सप्ताह में 5 दिन तक पार्टी मुख्यालय में आते हैं। उसके बाद जदयू के मंत्रियों का भी जनता दरबार शुरू हुआ है और ये पहले भी होता रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की बिहार में सरकार है और गठबंधन की सरकार है। वैसी परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री ने जनता दरबार शुरू किया, या यूं कहिए कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद बीजेपी ने भी अपना सहयोग कार्यक्रम फिर से शुरू किया है। उसके बाद जदयू ने इसकी शुरुआत की और अब जो घटक दल हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी घोषणा की और उनके पुत्र सुमन जो हैं वो जनता दरबार अब करेंगे और इस बात की घोषणा आज की गई है। जनता दरबार में जो जनता की समस्या है उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए यह दरबार आयोजित है और इसमें जो विभागीय मंत्री हैं वो अपने विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करते हैं और आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं। यह परिपाटी रही है और इसके पहले भी बीजेपी में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जब तक उप मुख्यमंत्री रहे तब तक वो भी जनता दरबार लगाते रहे। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम से इतर सुशील मोदी का जनता दरबार लगता रहा है और विपक्षी दल के नेता होने के नाते भी सुशील मोदी जनता दरबार लगाते रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव भी जनता से मिलते हैं, यानी कि बिहार में जनता से मिलने या जनता दरबार लगाने की परंपरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल से शुरू हुई है। लेकिन इसमें जनता की समस्या का निराकरण हो या न हो, लेकिन जनता को लगता है कि जब हम अपनी समस्याओं को लेकर के विभाग के मंत्री से मिलते हैं तो आधी बात या आधी समस्या का निराकरण उनका तभी हो जाता है जो अपने मन की बात को, अपने मन की व्यथा को मुख्यमंत्री और मंत्री के समक्ष रखते हैं। और दूसरी बात है कि इससे अधिकारियों पर भी दबाव बनता है। हालांकि जनता दरबार में जितने भी लोग आते हैं उन सभी की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान भी होता है और इसको लेकर के अधिकारियों पर दबाव भी बनता है और अधिकारियों भी सोचते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई भी समस्या है तो उसका निराकरण यही कर। चले, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र इस वक्त में बता रहे थे कि जो जनता दरबार का सिलसिला है ये शुरू हो गया और मुख्यमंत्री के बाद अलग अलग जो दल के लोग हैं, उनके सहयोगी पार्टी जो सरकार में है, उनकी ओर से भी उनके मंत्री भी जनता दरबार लगा रहे हैं और बाकी पार्टियों ने भी, जो एनडीए के सहयोगी, उन्होंने घोषणा की है कि जनता दरबार लगाएंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने पापड़ कारोबारी से 3 लाख रुपए लूट लिए। पटना सिटी के भारतीय स्टेट बैंक करबली चक की शाखा में पापड़ कारोबारी नीतीश राज के छोटे भाई अपने कर्मचारी के साथ रुपए जमा करने के लिए बैंक में पहुंचे थे, लेकिन बैंक का लिंक खराब होने के कारण बैंक में रुपए जमा नहीं हो सका। आधे घंटे तक कारोबारी का छोटा भाई और कर्मचारी लिंक आने का इंतजार करते रहे, लेकिन लिंक नहीं आया, जिसके बाद दोनों वापस लौटने लगे। उसी समय बाइक सवार 2 अपराधी पापड़ कारोबारी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना पापड़ कारोबारी ने बाईपास थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो अपराधी बेलगाम एक तरीके से हो गए। लगातार लूट की घटनाओं में इजाफा होता दिख रहा है। छोटा भाई और मेरा एक स्टाफ था जो कि घर से निकले थे बैंक जमा करने के लिए पैसा। 2 मकान बाद मेरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था करमली चक ब्रांच में। वहाँ पैसा जमा करने के लिए गए थे। लिंक फेल होने के कारण मैंने उनको बोला कि आप आधा घंटा वहाँ रुकिए, नहीं होता है फिर आप वापस आ जाइएगा घर। तो जब आधे घंटे के बाद इन्होंने वापस आया, ये करीब 11:30 बजे के लमसम की बात है, तो ये लोग घर के मेरे दरवाजे पे 2 बाइक सवार थे
जो कि स्पीड में आए, बैग को झपटा और तुरंत भाग गए। मतलब स्पीड में ही थे जो कि बैग को झपटे और भाग गए। और अब बात बाढ़ की करेंगे हम। कटिहार में कोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मधुरा पंचायत में बाढ़ का कहर जारी है। 10 दिनों से बाढ़ पीड़ित परिवार सड़क पर किसी तरह से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक और सरकार कहती है कि सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर इतने दिनों तक इन्हें कोई राजनीतिक कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी देखने क्यों नहीं आ रहा है। ये काफी एक तरीके से कहा जाए दिक्कत और परेशानी में इस वक्त वहां है, और बाढ़ के जो हालात हैं इन्हें परेशान कर रहे हैं। आम जनजीवन काफी प्रभावित है और कटिहार में ये सरकारी मदद के इंतजार में अब भी हैं ये लोग। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी लगा हुआ है, घरों में इनके पानी घुसा हुआ है, और ये बाढ़ पीड़ित सरकार से मदद के इंतजार में अब भी हैं। अपना रोड पर खड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है कि जो रहेंगे, वर्षा आता है भींज के भी रह जाते हैं। कोई सरकारी आदमी कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। 10 दिन से हम लोग डूबा हुआ है। मधुरा पंचायत में नहीं कोई मुखिया देखने आया है, न कोई आदमी देखने आया है। हम लोग सब आदमी रोड पर रहते हैं, न खाने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। तो इस वक्त कटिहार संवाददाता रितेश फोन लाइन पे जुड़े हैं। रितेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग वहां बाढ़ से परेशान हैं, घरों में उनके पानी घुसा हुआ है और ये सरकारी मदद के इंतजार में है। लगातार मुख्यमंत्री दौरा किए हैं और स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिया गया, तो क्या लग रहा है कहां कमी आ रही है? देखिए, कटिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में, लगभग 8 प्रखंड की लगभग 4 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। ऐसे तो ये तस्वीर आई है कोढ़ा के मथुरा पंचायत से, जहाँ पे लोग जो बाढ़ की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके घरों में पानी है। और अभी कुछ दिन पहले जो है वहाँ के जो ग्रामीण थे, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ग्रामीण, उन्होंने सड़क पे धरना भी दिया था कि उन तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो प्रशासन के द्वारा बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि जो क्षेत्र है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उस जगह जो समुचित व्यवस्था की जा रही है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का भी दौरा हुआ था, लेकिन सब कुछ प्री सेटल्ड रहता है। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो कमेटी किचन सुचारू रूप से चलता है। एक दिलासा देके जाते हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर जो देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं जो प्रशासनिक राहत मिलनी चाहिए वो नाकाफी साबित हो रही है। जी रितेश, लगातार जब मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे हैं और उन्होंने लगातार कहा है और हमने दिखाई खबरें कि किस तरीके से वहां कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा था और सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता की जाए, तो क्या माना जाए जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं इसमें? देखिए, जब भी बाढ़ प्रभावित इलाके में किसी भी प्रतिष्ठित जो मुखिया या यूं कह ले कोई बड़े नेता आते हैं, तो वो सब कुछ प्री सेटल लगता है। उसके सामने ये दिखाने की कोशिश रहती है कि समुचित सारी सुविधाएं जो मुकम्मल तौर पर जो है बाकी तो मुहैया कराई जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद जो जिस तरह से एक बड़ा इलाका जो कटिहार का बाढ़ की चपेट में है, तो कहीं न कहीं जो राहत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नाकाफी। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका। रितेश संवाददाता कटिहार से इस वक्त हमें बता रहे थे कि लगातार घोषणाएं और निर्देश जरूर दिए गए, लेकिन उसका असर इस वक्त नहीं दिख रहा है। अधिकारी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही वहां पर दिखा रहे हैं और इन बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद अब तक नहीं पहुंच पाई है। हम भागलपुर की बात करेंगे, जहां बाढ़ का पानी कम तो हो गया, लेकिन कम होने के बाद भागलपुर के हलगांव मुख्य मार्ग NH 80 का हाल बेहाल दिख रहा है। सड़कें कई जगह इतनी टूट चुकी हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अब एक साथ 2 गाड़ियां सड़क पर पार नहीं कर सकती। छोटी गाड़ी की इस तरह से सड़कों पर रेंगती नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि सड़क से पानी उतरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी सड़क मरम्मती का काम शुरू नहीं हुआ है। आधी सड़क पानी में बह चुकी है। क्या बताएं, एकदम खचा खुची जहाँ तहाँ पानी आया था, पानी भी आया था। कम से कम ठेवना भर इसमें, अभी चलने में डर लग रहा है। हाँ, डर तो लग रहा है, खचा खुची है। अभी कहाँ से आए? कालगांव से। कितना समय लगा कालगांव से यहाँ आने में? कम से कम 1.5 पौने 2 घंटा लग गया। क्या स्थिति है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात नवादा की करेंगे, जहां गोविंदपुर प्रखंड के तालिक वैश्य इंटर स्कूल में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर ज्यादा भीड़ रहने के कारण कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे। लोगों की अधिक भीड़ रहने और धक्का मुक्की करने से CHC के स्वास्थ्यकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। NM कुमारी रंजू सना ने बताया कि टीकाकरण केंद्र पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई गई है, न ही कोई पदाधिकारी टीका केंद्र पर जायजा लेने आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो ऐसा ही आज नवादा में भी हुआ। लोग वहां पर पहुंच गए और भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपस में ही उनकी धक्का मुक्की हो गई और पहले वैक्सीन लेने के चक्कर में वहां पर इस तरीके से लोग आपस में उलझ गए, जिससे जो स्वास्थ्यकर्मी वहां पहुंचे थे टीकाकरण के लिए उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो व्यवस्था में वहां पर कमी दिखी है और नवादा का ये टीकाकरण केंद्र था जहां आपको बता दें कि काफी संख्या में पहुंच गए थे लोग और वैक्सीन लेने के लिए पहले लेने की होड़ में वहां पर आपस में धक्का मुक्की लोग करने लगे और काफी भीड़ जमा हो गई थी। यूं तो कोरोना का वैक्सीन लेने लोग यहां पहुंचे थे, लेकिन गाइडलाइन का पालन वहां पर होता नहीं दिखा और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो टीकाकरण केंद्र पहुंचे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इसका जायजा लेने कोई अधिकारी यहां नहीं आते हैं और व्यवस्था सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं की गई है, जिस वजह से कई बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही नवादा में हुआ जहां काफी संख्या में लोग वैक्सीन लेने पहुंच गए थे और वहां पर पहले वैक्सीन लेने की होड़ में आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें काफी समझा बुझाकर सही तरीके से टीकाकरण को वहां पर कराया। और संवाददाता दिनेश फोन लाइन पर इस वक्त नवादा से जुड़े हैं। दिनेश, यहाँ टीकाकरण केंद्र पर काफी लोग पहुंच गए थे और आपस में धक्का मुक्की करने लगे, क्या व्यवस्था वहां नहीं की गई थी? ऐसा है कि कुछ दिनों के लिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, वैक्सीन नहीं रहने के कारण नहीं हो रहा था। इसी बीच अचानक वैक्सीन आने के बाद भीड़ काफी मात्रा में लोग उत्सुकता होकर के अपना टीका लगवाने के लिए सेंटर पे पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे नंबर आ रहा था लोग अपना अपना वैक्सीन ले रहे थे, लेकिन काफी भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की होना था। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कई दिनों से वैक्सीन वहां नहीं उपलब्ध थी और जैसे ही वैक्सीन की खेप वहां पहुंची लोग काफी संख्या में पहुंच गए थे और पहले टीका लेने की होड़ में आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और धक्का मुक्की वहां पर हो गई। तो जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे और वहां जो वैक्सीन सेंटर पर जो स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे थे उन्हें इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और तब भी जाकर उन लोगों ने टीकाकरण को सुचारू ढंग से वहां पर दिलाया लोगों को। फिलहाल खास खबर में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।